पराग पारेख म्यूचुअल फंड इतना ज्यादा क्यों गिर रहा है और आज का जो शेयर बाजार था वो अच्छा खासा अप होने के बावजूद ज्यादातर जो पोर्टफोलियोज निकल के आए वो आज की डेट के अंदर भी लॉस मेकिंग क्यों है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इन डेप्थ अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है इंडियन बाजार के अंदर, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के अंदर क्या क्या चीजें पॉसिबिलिटीज दिख रही है, कैसे रिटेल इन्वेस्टर को बेवकूफ बनाया जा रहा है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। शुरू करते हैं वीडियो। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में इसका सबसे बड़ा एयूएम है और जैसे ही यहां पे गिरावट शुरू होती है सबसे पहले लोग ये कहते हैं कि क्या पराग पारेख का टाइम खत्म हो चुका है। अब पराग पारेख में बेसिकली चल क्या रहा है इसको समझते हैं। एयूएम से क्या एक्चुअली इंपैक्ट होता है म्यूचुअल फंड, इसको समझते हैं। सबसे पहले आप समझो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिसके अंदर फंड मैनेजर के हाथ में होता है कि उसको कितना पैसा कौन सी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स में डालना है। मतलब वो स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, किसी भी कैटेगरी में किसी भी रेशियो में डाल सकता है। ये सिंपल सा मतलब होता है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का। इसी वजह से ये कैटेगरी काफी इंटरेस्टिंग बन जाती है क्योंकि अगर एक अच्छा फंड मैनेजर मिल जाए तो एक्चुअली वो फंड आउट परफॉर्म करता है और अच्छे खासे तरीके से ग्रो करता है। लेकिन किसी भी रीजन से अगर फंड मैनेजर दिक्कत पैदा करने लगे या फंड मैनेजर आलसी हो जाए तो ये कैटेगरी वन ऑफ द वर्स्ट कैटेगरी भी हो सकती है क्योंकि फंड मैनेजर एक्शन ही नहीं लेता। अगर हम सिर्फ पराग पारेख म्यूचुअल फंड्स की बात करें और इस साल पे जो हवा उठ रहा है कि इसका जो एयूएम है जो कि 1,43,000 करोड़ के आसपास आ चुका है, जो कि कुछ टाइम पहले 1,41,000 करोड़ के आसपास था, ये क्या खराब हो चुका है। सबसे पहले अगर आप इसके कंपैरिजन में जो जो म्यूचुअल फंड्स हैं उसको देखोगे, जैसे कि एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, कोटक फ्लेक्सी कैप, तो इनका अगर आप कंपैरिजन देख रहे हो तो यहां पे आपको एक चीज समझ आ जाएगी कि जो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप है वो हमेशा से पराग पारेख से सुपीरियर रहा है। दूसरी चीज अगर आप देखोगे पराग पारेख हमेशा सेकंड नंबर का म्यूचुअल फंड रहा है। अगर मैं आपको 2023 से आज तक का डेटा दिखाऊं तो आप देख सकते हो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में आपको यही पैटर्न देखने को मिलेगा। तो पराग पारेख म्यूचुअल फंड अभी के लिए अंडर परफॉर्म नहीं कर रहा क्योंकि जो इसका बेंचमार्क है वो निफ्टी 50 है और लास्ट एक साल के अंदर जो निफ्टी 50 के रिटर्न्स हैं वो भी ऑलमोस्ट करीब करीब 4% डाउन है। तो अगर आप बेंचमार्क से कंपेयर कर रहे हो इस म्यूचुअल फंड को तो मेरे हिसाब से ये म्यूचुअल फंड एज ऑफ नाउ तो अंडर परफॉर्म नहीं कर रहा। हाँ, अगर आप इसको कंपेयर कर रहे हो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड से तो उस सिचुएशन के अंदर आपको यहां पे अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। अब एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप से कंपेयर करना क्यों सही नहीं है, देखो जो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप है वो काफी एग्रेसिव तरीके का फ्लेक्सी कैप है। मतलब वहां पे आपको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का जो रेशियो है वो काफी इंटरेस्टिंग दिखता है। और वहीं पे जो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप है उसके अंदर मेजॉरिटी एज ऑफ नाउ लार्ज कैप है क्योंकि एयूएम बहुत ज्यादा हो चुका है तो स्मॉल कैप में वो पोजीशन बिल्ड नहीं कर सकते। दूसरी चीज, ये इकलौता ऐसा म्यूचुअल फंड है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर जो कि आउट ऑफ इंडिया भी इन्वेस्ट करता है आपका पैसा। अब यहां पे इसको मार दोनों साइड से पड़ गई है। आउट ऑफ इंडिया और ज्यादा इन्वेस्ट कर नहीं सकते गवर्नमेंट के रूल्स की वजह से। दूसरी चीज, एयूएम बढ़ने की वजह से स्मॉल कैप के अंदर ये पोजीशन बिल्ड नहीं कर सकते। तो यहां पर ये जो म्यूचुअल फंड है ये आपको मेजॉरिटी ऑफ द टाइम लार्ज और मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड दिखता है। इसमें स्मॉल कैप जो स्टॉक्स हैं, जैसे कि अगर मैं इनका पोर्टफोलियो भी देखूं तो स्मॉल कैप स्टॉक्स आपको इसके अंदर शायद ही देखने को मिले और जो स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं भी उसके अंदर भी कोई मेजर पोजीशन नहीं है। टॉप पोजीशंस आप देख सकते हो इंडिया की लार्ज कैप कंपनीज के अंदर ही है, ठीक है। तो ये निफ्टी 50 के आसपास का है। अब ये कोई फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड नहीं बचा। तो अगर आप एक प्रॉपर फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हो जो कि फ्लेक्सी कैप की तरह काम करे, जहां पे वो स्मॉल कैप, मिड कैप में भी पोजीशन अच्छी करे, तो शायद पराग पारेख आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप एक ऐसा म्यूचुअल फंड देख रहे हो जो मेजॉरिटी लार्ज कैप हो, आउट ऑफ इंडिया भी इन्वेस्ट कर रहा हो, इसी के साथ साथ मिड कैप के अंदर भी थोड़ा बहुत अच्छा इन्वेस्ट करा हो और उसकी जर्नी लॉन्ग टर्म के अंदर अच्छी रही हो, सस्टेनेबल रही हो, कंसिस्टेंट रही हो, तो पराग पारेख आपके लिए है। सो पराग पारेख ऐसा नहीं बेकार हो चुका है। हाँ, लेकिन पराग पारेख ऐसा भी नहीं है कि आपको 17, 18, 20% का रिटर्न दे। ये पॉसिबिलिटीज पराग पारेख में काफी कम हो चुकी है। तो इस वजह से पराग पारेख को आप किस नजरिए से देखते हो, आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये पूरी तरीके से उस पर डिपेंड करता है। अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो मेरे हिसाब से आज भी अच्छा म्यूचुअल फंड है। कोई इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहता है इससे अच्छा कि पराग पारेख में इन्वेस्ट कर लो। आपको हाँ एक्सपेंस रेशियो थोड़े ज्यादा देने पड़ेंगे लेकिन एक अच्छा कॉम्बिनेशन मिल जाता है। इंडेक्स को इन अ लॉन्ग रन 5 साल, 7 साल, 8 साल में इसने अच्छे मार्जिन से बीट करा हुआ है, जो हिस्ट्री हमें बताती है। फ्यूचर में कर पाएगा नहीं कर पाएगा ये फ्यूचर में देखा जाएगा और इसकी कोई गारंटी नहीं होती क्योंकि जो पास्ट रिटर्न होते हैं वो फ्यूचर के रिटर्न को गारंटी नहीं करते। अब इसी के साथ साथ जो आज का बाजार रहा ये भी काफी इंटरेस्टिंग रहा हमारा। जैसे कि अगर आप बाजार को
देखोगे अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिलता है। अब बाजार में मोमेंटम था, कुछ स्टॉक्स अच्छे तरीके से ग्रो भी कर गए, लेकिन जो लूजर स्टॉक्स थे वो आज भी थे और काफी मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में गिरते हुए भी दिखे हमें। क्यों हुआ ऐसा? कल तो ट्रंप ने वॉर दोबारा से शुरू कर दी, जिस वजह से ब्रेंट क्रूड $78 तक पहुंच गया था। ब्रेंट क्रूड इस समय पे थोड़ा सा स्टेबल होता हुआ दिख रहा है, मतलब जितना इंपैक्ट हमने सोचा था उतना इंपैक्ट नहीं था। न्यूज आई और न्यूज का इंपैक्ट हमें देखा, हमने बाजार में देखा कि बाजार गिर गया, दैट्स इट, यहीं तक था। आज बाजार में कुछ नहीं हुआ, मतलब जो न्यूज थी उसका इंपैक्ट हो चुका है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप पैटर्न नोट करोगे, स्टॉक मार्केट में पैटर्न इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो ये जब गिरना शुरू हुआ रिसेंटली, ठीक है, तो गिरा 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 फिर गिरा। जून से मतलब गिरना तो ये शुरू हो गया था मई से ही, उसके बाद देखो जब जब गिरा तो इसने दोबारा और ऊपर नहीं गया, ये वापस से गिरते गिरते नीचे ही आया है। और यही चीज हमें दिखती है कि हाँ ठीक है, जब चीजें प्राइज इन होती है, मतलब लोगों को समझ आ चुका कि ये वॉर चलती रहेगी, कहां तक चलेगी, कब तक चलेगी नहीं पता, तो इतना ज्यादा इन्फ्लेट नहीं किया जाता। हाँ, यहाँ पे एफएनओ किया जा सकता है, यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो, लॉन्ग कर सकते हो, वॉल्यूम्स में जो ट्रंप कर रहा है हमारे साथ, जिस वजह से ऑल ऑफ द सडन प्राइस बढ़ जाता है या गिर जाता है, इस वजह से दिक्कत है। तो अगर आप सिर्फ न्यूज बेस्ड इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो दिक्कत है, ये प्लीज मत करना इस समय पे, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा अनसर्टन है। तो न्यूज कौन सी कब आएगी आपको नहीं पता, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रंप के हाथ में है एज ऑफ नाउ। अदर देन दैट लोग कहते हैं कि यार अपॉर्चुनिटी नहीं है, मैं कहता हूं अपॉर्चुनिटी बाजार के अंदर काफी ज्यादा है। कैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, सिल्वर। सिल्वर लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे कि लेना चाहिए, पता नहीं क्या क्या बात हो गई थी सिल्वर की, सिल्वर भाग भी काफी ज्यादा गया, तो चीजें भागती हैं, एसेट क्लास भागता है तो लोगों को पसंद आता है। आज सिल्वर ऑल टाइम हाई से अपने करीब करीब 50% डाउन हो चुका है। अब सिल्वर कोई लेना नहीं चाहता, क्यों नहीं लेना चाहता भाई, गिरती हुई चीज को कौन खरीदना चाहेगा, बात ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से 2% के आसपास पोर्टफोलियो का होना चाहिए। जब सिल्वर चल रहा था तब भी मैं 2% ही बोल रहा था, आज सिल्वर गिर रहा है तब भी मैं 2% ही बोल रहा हूँ। प्राइस थोड़ा सा रिलेटिवली ठीक हो चुका है तो होना ही चाहिए। अभी भी जो सिल्वर है यूएस के अंदर ये प्रीशियस कमोडिटीज के अंदर आता है, मतलब रिसेंटली ऐड हुआ था। मतलब क्या है कि आप ईवी बनाते हो, सेमीकंडक्टर बनाते हो, डेटा सेंटर बनाते हो, क्या सिल्वर की खदान एकदम से बढ़ जाएंगी? नहीं बढ़ेंगी, राइट। क्या डिमांड खत्म हो जाएगी? नहीं, नहीं खत्म होगी। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी अगर आप किसी एसेट कमोडिटी में जा रहे हो। कमोडिटीज की साइकिल होती है, लंबी लंबी साइकिल होती है, जैसे ये एक बहुत लंबी साइकिल है, हो सकता है अब ये गिरने की साइकिल बहुत लंबी हो, ठीक है। तो ये चीज समझना पड़ेगा। और झटका देखो हिस्टोरिकली पास्ट में भी आया है। यहाँ पर देखो जब रैली आ रही थी तो करीब करीब सिल्वर 37% गिर गया था, फिर रैली आई थी, फिर यहाँ पे जो सिल्वर था करीब करीब 17% गिर गया था। तो ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला है, तो 2% से ज़्यादा मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। अगर मैं किसी और चीज़ की बात करूं जिसको हम कहते हैं गोल्ड, गोल्ड आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा, क्यों पसंद नहीं आ रहा? गोल्ड की रैली तो सबको पसंद है कि भाई रैली आ रही है, रैली आ रही है, रैली आ रही है, और बहुत तगड़ी रैली भी आई। अगर आप देखोगे 2023 से लेकर के 2026 के बीच में रैली 186% की थी। अब ये क्या गोल्ड इस तरीके से मूव करता है? नहीं करता मूव, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, एक करेक्शन फेज में चला गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अब जो चाइना है वो कह रहा है कि अपने सेंट्रल बैंक से कि जो रिटेल इन्वेस्टर है वो भी गोल्ड के अंदर ट्रेड नहीं कर सकते, उनको भी बैन किया जा रहा है, मार्जिन कम किए जा रहे हैं। तो गोल्ड के अंदर जो वॉल्यूम्स हुआ करती थी एक टाइम पे, वो आपको खत्म होते हुए दिख रही हैं। यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखो क्या हुआ था गोल्ड के अंदर। गोल्ड की वॉल्यूम्स मैं आपको हमेशा से बताता आ रहा हूँ, यहाँ पर गोल्ड की वॉल्यूम्स बढ़ी थी, और जब वॉल्यूम्स बढ़ी थी तो क्या हुआ था, गोल्ड का प्राइस ऊपर की साइड चला गया था। फिर क्या हुआ, वॉल्यूम्स गायब हो गई, फिर प्राइस गिर गया। अब यहाँ पर देखो वॉल्यूम सस्टेन थी कर रही थी, धीरे धीरे ऊपर जा रही थी, क्योंकि यहाँ पे बाइंग हुई थी, जो प्राइस था वो धीरे धीरे करके ग्रो कर गया। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ, यहाँ पे फोमो आया लोगों के अंदर, ठीक है। गोल्ड के प्राइस में क्या हुआ, ऊपर की साइड चला गया एकदम ही। अब वापस से देखो क्या हो रहा है, वापस से जो गोल्ड है वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है। तो ओवर बॉट ओवर सोल्ड जोन के अंदर खरीदोगे तो लॉस होना ही है, लेकिन ये गोल्ड है, ये लॉन्ग टर्म के लिए, शादी के लिए, इन्फ्लेशन को हेज करने के लिए इनकी जरूरत होती है। इसका भी 5 से 7% से ज्यादा पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं होना चाहिए। अभी आज की डेट में गोल्ड जो है अपने ऑल टाइम हाई से करीब करीब 26% के आसपास गिर चुका है। ये अपॉर्चुनिटी है, इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखो। गोल्ड कब सस्ता हुआ है, इंडिया के अंदर आईएनआर भी डेप्रिशिएट करता है तो उसका भी बेनिफिट मिलता है। फिजिकल गोल्ड मेरे सबसे ज्यादा बेटर रहता है, बाकी एटीएफ भी अच्छा है, बट फिजिकल गोल्ड मेरे हिसाब से अच्छा रहता है। लॉन्ग टर्म के अंदर कैरी करना भी आसान होता है, बहुत जल्दी बेचते भी नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा गोल्ड लेना चाहिए। मैं मानता हूं कि एक साल के अंदर एटलीस्ट 10 ग्राम्स ऑफ फिजिकल गोल्ड इंसान को रखना चाहिए। पता भी नहीं चलता 10 साल के अंदर ये 100 ग्राम के आसपास हो जाएगा। और
गोल्ड देखो सेफ रहता है, इससे ये आपको करेंसी रिस्क भी बताता है कि भाई आप जॉब कर रहे हो, आईएनआर मिल रहा है, आप सेविंग कर रहे हो, एफडी कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, सब में आईएनआर मिल रहा है। अगर आईएनआर डेप्रिशिएट हो गया तो क्या होगा? कल मैं पोर्चुगल की कहानी सुन रहा था, एक टाइम पे लीड करता था, सिल्वर की माइने थी, कोल था वहां पे, बहुत कुछ था पोर्चुगल के अंदर। फिर क्या हुआ? करेंसी खराब हो गई, पॉलिसीज खराब हो गई, करेंसी टूट गई पूरी तरीके से। गोल्ड जिनके पास था वो फिर भी राज कर पा रहे थे, पैसा था। इवन कुछ लोगों ने तो डॉलर्स होल्ड करे हुए थे, डॉलर तक जो सरकार थी वहां की, उसने डॉलर तक चेंज कर दिया, और पोर्चुगी की जो करेंसी थी उसके अंदर उन्होंने, पोर्चुगी डॉलर्स कहते हैं शायद उन्हें भी, उसके अंदर चेंज कर दिया था। मतलब डॉलर लेकर के पुराने रेट के हिसाब से चेंज करते हैं, मतलब पैसे की वैल्यू भी नहीं बची, करेंसी हट गया, इन्फ्लेशन हट गया। तो आपको ये सारी चीज़ें भी समझनी पड़ेगी। तो गोल्ड फिजिकल हो जितना बढ़िया है, और आज की डेट में भी लोग यही करते हैं। लोग पोर्चुगी की करेंसी के ऊपर ज़्यादा बिलीव नहीं रखते। लोग क्या करते हैं, लोग उसका जो डॉलर होता है या फिर गोल्ड होता है, गोल्ड को फिजिकल फॉर्म में रहते हैं। इसीलिए पोर्चुगल जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, राइट। तो एज ए इन्वेस्टर हमें भी अपनी पोर्टफोलियो को हेज करना चाहिए, बाहर इन्वेस्ट करना चाहिए। अदर देन दैट, अगर मैं स्टॉक्स की बात करूं, देखो अच्छे स्टॉक्स जैसे कि पॉलीकैब इंडिया एग्जांपल है, कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। पॉलीकैब इंडिया रिसेंटली गिर रहा है, पास्ट में भी ये देखो कितना सारा गिरा हुआ है, हिस्टोरिकली देखोगे कितना गिरा हुआ है, बट क्या होता है, रिकवर कर जाता है। क्यों कर जाता है? अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए ठीक लग रही है कंपनी, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ हो जाती है। हिताची एनर्जी लोग खरीदने के लिए तैयार थे, आज जब गिर रहा तो आज कोई पूछेगा नहीं इसे क्यों खरीद रहे थे भाई। हिताची एनर्जी हमारे जो डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर वाला एरिया है वो काफ़ी अच्छे से फोकस कर रहा है। क्यों गिर रहा है? गिर इसलिए रहा है क्योंकि गवर्नमेंट ने चाइनीज़ कंपनीज को भी अलाउ किया इंडिया के अंदर, तो कंपटीशन बढ़ने की उम्मीद है, इस वजह से हिताची एनर्जी गिर रहा है। लॉन्ग टर्म के अंदर बिजनेस एनालाइज करो एक बार, आपको समझ आएगा। सीडीएसएल गिर रहा है, लास्ट एक साल से गिरे जा रहा है। अब यहाँ पे देखो वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, फिर टर्न अराउंड हो रही है धीरे धीरे करके। शेयर बाजार में आ जाएगी रिकवरी, आपको क्या लगता है? नहीं होगा। लास्ट 10 साल में देखो क्या हुआ है। शेयर बाजार जब चलता है ये पीक करता है, फिर जब शेयर बाजार गिर जाता है तो कंसोलिडेट करता है, फिर शेयर बाजार चलता है फिर पीक करता है, फिर जब गिर जाता है फिर कंसोलिडेट करता है, अगला शेयर बाजार आएगा फिर पीक करेगा फिर गिर जाएगा। ठीक है, होते रहते हैं। बीएससी देखोगे आप, बीएससी ये लोग बोलेंगे 1 लाख का मार्केट कैप है, अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है, अभी भी इंडिया के अंदर काफ़ी सारा पैसा है जो कि इन्वेस्ट नहीं होता स्टॉक मार्केट के अंदर। तो बीएससी का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो भी चलता है। आप देखो बीएससी के अंदर बीच बीच में 40% के झटके आए हैं, लेकिन फिर बाजार के अंदर रिकवरी हो जाती है। तो ये कुछ ऐसे बिजनेस हैं जो कि एसेट लाइट बिजनेस है, कुछ को छोड़ के, जैसे हिताची को छोड़ के वो एसेट लाइट नहीं है, लेकिन ये अच्छे बिजनेसेस हैं। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सो अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो शायद शेयर बाजार एक अच्छे लेवल पर है। अगर आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से देख रहे हो, 1 साल 1.5 साल 2 साल, तब अलग चीज़ है। तो मार्केट का देखने का नज़रिया बदल जाता है। तो इस वजह से मेरे हिसाब से अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर वो इन्वेस्ट करना चाहता है, अपनी एनालिसिस करो, अपना रिसर्च करो, उसके बेसिस पे इन्वेस्ट करो। बट मैं तो इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं मिस करने वाला था कि भाई जैसे ही टाइम मिले, ठीक है, आपको जैसे ही टाइम मिले प्रॉफिट बुक करो। प्रॉफिट बुक करना जरूरी है। प्रॉफिट बुक का क्या मतलब है कि 100 रुपए कमा लिए, ठीक है, और 100 यूनिट आपने बाय करी हुई है किसी चीज की, उसके अंदर आपको मान लो 20% के गेन्स आ रहे हैं, हाइपोथेटिकली आते हैं। लोग कह रहे नहीं आते, आते भाई स्टॉक मार्केट में गेन्स बनते हैं, सही एसेट लेते हो तो उसके अंदर 100 की जगह इसको बुक करके 50 कर दो, ठीक है। तो क्या हो गया, आपका जो रिस्क हो गया वो 50% गिर गया, 10% का प्रॉफिट आ गया। अब ये 50% जब ये वापस से गिरे तो इसमें इन्वेस्ट कर दो या कोई दूसरा एसेट देखो। तो कम से कम ये जो 10% आपने जो गेन करे, 20% गेन थे उसमें से 50% बेचा तो 10% का गेन आया, एटलीस्ट वो तो ले पाओगे, पैसा जेब तो आएगा, वरना नंबर बढ़ेगा, नंबर गिरता रहेगा। ये दिक्कत है, ये मत करो प्लीज। जो आपको कह रहा है कि सिर्फ लॉन्ग टर्म ही करना है, मतलब हाँ लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड्स लिए हैं तो भाई करते रहो 10 साल 15 साल, लेकिन छोटे टाइम में भी तो पैसा आना चाहिए ना। जब नंबर बढ़ता है, कॉन्फिडेंस आता है, मजा आता है, तब और मन करता है इन्वेस्ट करने का। पैसे ही नहीं बन रहा होता ना, रेड रेड दिखता है तो मन ही नहीं करता, मन जाता है, मर जाता है, एसआईपी भी करने का मन नहीं करता। सो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, शॉर्ट टर्म में हाँ दिक्कतें रहेंगी एंड इट्स फाइन। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।